हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हसनैन स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th के विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेना चाहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन को जब हम लोग अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी में हम लोग समझ लेते हैं संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण वे समीकरण होते हैं जिसमें दोनों साइड की समीकरण आपस में बराबर हों। जैसा कि यहाँ पहले देख सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 2 है और यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 2 नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये असंतुलित समीकरण है। उसी प्रकार जब नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ मेरा देख लीजिए ऑक्सीजन की मात्रा 2 है और मैग्नीशियम की मात्रा भी यहाँ 2 है, और इस साइड देखते हैं तो यहाँ भी मेरा बराबर यानी कि संतुलित यानी बैलेंसिंग हो रहा है। चलिए दूसरा पॉइंट देख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा है वियोजन या अपघटन। आप इसे याद रखें, कभी कभी एग्जाम में वियोजन भी पूछता है या अपघटन पूछता है, दोनों एक ही होता है। तो इसमें देख लीजिए मैंने CaCO3 को जब दो पार्ट में तोड़ा है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है। या इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ Fe जो है और यहाँ प्लस CuSO4 है, तो Fe क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो कॉपर को विस्थापित कर रहा है तो ये क्या हो गया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि सिर्फ एक ही तत्व विस्थापित होते हैं, जबकि यहाँ आप देख सकते हैं Na2 और SO4 प्लस BaCl2। अगर इस समीकरण को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ देखिए कि दोनों विस्थापित हो रहे हैं। दोनों, जैसे यहाँ दे रहा है BaSO4 यानी कि Ba जो है इसके साथ अभिक्रिया करके जुड़ जाता है, और ये NaCl ये क्या करता है, क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके जुड़ जाता है। तो यहाँ देखिए कि दोनों ओर से क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, जिसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए चौथा पॉइंट हमारा है उपचयन और अपचयन। तो उपचयन को हम लोग ऑक्सीकारक और अपचयन को अवकारक भी कहते हैं। अब इसे समझ लेते हैं। तो उपचयन में होता है ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास। उसी तरह इसमें जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल द्वारा भी समझते हैं कि उपचयन और अपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है ZNO प्लस C। तो अब यहाँ देखिए ZNO, यहाँ O जो है ऑक्सीजन, ये क्या हो रहा है, इसका ह्रास हो रहा है। इधर ZN से ये क्या हो गया, अलग हो गया, और प्लस CO के साथ ये क्या हो गया, जुड़ गया। तो एक तरह से ये ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा है और ऑक्सीजन का योग भी हो रहा है। तो उपचयन और अपचयन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हमारा पांचवा पॉइंट जो है उसे हम समझते हैं। यहाँ बोल रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझने से पहले हमको ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी पढ़ना पड़ेगा। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि ताप का शोषण होता है, एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ताप निकलता है। ठीक है, जिस तरह दे सकते हैं C6H12O6 के साथ जब ऑक्सीजन और जल अभिक्रिया करता है तो जल के साथ साथ क्या हो रहा है, कार्बन भी निकल रहा है और ऊष्मा ऊर्जा का भी निर्माण हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। तो देखिए असंतुलित कहने का मतलब दोनों ओर आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। जिस तरह की आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन A, B और D, ये तीनों जो हैं आपस में संतुलित हैं, जबकि यहाँ मेरा C ऑप्शन जो है वो असंतुलित है। क्यों है, क्योंकि यहाँ NO3 और बाहर में 2 दे रहा है, यानी कि 6 होना चाहिए ऑक्सीजन की मात्रा, जबकि यहाँ 5 दे रही है। यहाँ 2 2 ये 1, तो 5 दे रहा है। अगर जब आप इन तीनों को देखते हैं तो इन सब में क्या है, मेरा समीकरण संतुलित है, बैलेंसिंग हुआ हुआ है, लेकिन ये C ऑप्शन मेरा संतुलित नहीं है। तो ये मेरा C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो संतुलित कहने का मतलब क्या होता है, दोनों ओर जो होगी वो बराबर होगी संख्या। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये मेरा B ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। NH4NO2, यहाँ देख लीजिए N2 प्लस 2H2। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन की मात्रा 4 है और यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या क्या है, वो 4 है।
ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, यहाँ से मिला लीजिए आप, ये 2 है। अब आपको समझ में आ रहा है। यहाँ मेरा देख लीजिए नाइट्रोजन भी मेरा क्या है, 2 है, यहाँ मेरा नाइट्रोजन क्या है, 2 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO एवं CO2 बनते हैं। यानी कि यहाँ देख सकते हैं ये CaCO3 जो है ये टूटकर CaO एवं CO2 बनते हैं। तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन कहते हैं। तो देखिए कहीं पे वियोजन ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो उसकी जगह पे नाम चेंज करके अपघटन दे रहा है। तो यहाँ मेरा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, CaCO3 क्या दे रहा है, CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है। ये क्वेश्चन एकदम सेम है, सिर्फ इसको क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है। 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन। अभी हमने अपघटन मारा है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन में अपघटन कहीं पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे वियोजन ऑप्शन दे रहा है, तो आपको ध्यान से इसको लगाना होगा टिक। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर, FeO3 प्लस 2Al क्या हो जा रहा है, Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप यहाँ गौर से देख सकते हैं कि Fe जो है इसको क्या कर दिया जा रहा है, विस्थापित कर रहा है। कौन कर रहा है, Al। ये Al के साथ O3 जुड़ जा रहा है, तो ये मेरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। जबकि ये कौन सा अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन कहीं पे दे नहीं रहा है, लेकिन हम इसको विस्थापन अभिक्रिया पे टिक आउट कर लेंगे। ये आपके NCERT का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। देखिए ये आपके 2018 का क्वेश्चन है, इसे पूछा गया। अगर आप इसे ध्यान लगाएं, जरा गौर से देखें, तो इस क्वेश्चन को अभी हमने पीछे सॉल्व किया था। तो ये आपका क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो मेरा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। Fe प्लस CuSO4 क्या दे रहा है, Cu प्लस FeSO4। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ कॉपर है, यहाँ कॉपर अलग हो गया, क्या हो रहा है, यहाँ पे विस्थापित हो रहा है, क्योंकि ये F के साथ जुड़ जा रहा है, FeSO4 हो जा रहा है। तो ये आपका क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया आपको पहचानना, एकल है या द्वि है। तो आप पहचान सकते हैं कि आपका विस्थापन अभिक्रिया सिर्फ एकल है, एकल दे नहीं रहा है। तो मेरा सी ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। अभी हम लोगों ने ऑक्सीकारक के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, उपचयन को। तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। देखिए O2 है, यहाँ ऑक्सीजन का योग है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। 2016 का क्वेश्चन है, जिसमें अवकारक क्या होता है, आपका अपचयन होता है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है। सॉरी हम उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का योग होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। आपको पहचानना है कि इनमें से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। तो हमने भी पीछे पढ़ा था ZnO प्लस C। तो क्या होता है, ZnOCO, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन के साथ जुड़ जाता है C के साथ। तो बी ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, देखिए ये 2017 का क्वेश्चन है। तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। चलिए मेरा ए ऑप्शन सही है। लेकिन हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जी हाँ ये करता है, यानी कि मेरा डी ऑप्शन जो होगा वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इनमें सभी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वो उपचयन अभिक्रिया है। देखिए उपचयन ऑप्शन कहाँ दे रहा है, उपचयन नहीं दे रहा है, उपचयन की जगह पे ऑक्सीकरण दे रहा है, ऑक्सीकरण, यानी कि मेरा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 2Cu प्लस O2 क्या बन रहा है आपका, 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया, यहाँ देखिए ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, ये आपका क्या है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो आप बताइए, आप लोग अपने समझ से कि ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था उपचयन और अपचयन।
तो उपचयन में क्या था, ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 में। ए में दे रहा है उपचयन, बी में दे रहा है अपचयन, सी में दे रहा है संचारण, डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन राइट आंसर जो है वो आपका अपचयन हो जाएगा, बी। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का निर्माण होता है, यानी कि कार्बन निकलता है, ऊष्मा निकलता है। हमें बी ऑप्शन नज़र आ रहा है तो बी ऑप्शन पे हम टिक कर देते हैं। पूछ रहा श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अब आपको बताना है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। आपको बताना है, 2014 का क्वेश्चन है ये, कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, रासायनिक समीकरणों को व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक समीकरणों को हमने पढ़ा है, तो उसे समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। बिना ज्वाला के जो जलने वाला पदार्थ है वो आपका सिर्फ कोयला है। तो सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो लौह चूर्ण यानी कि Fe को जब हम लोग HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मेरा क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है और आयरन क्लोराइड बनता है। तो उस हिसाब से अगर इसमें हम ऑप्शन देखते हैं तो मेरा ए ऑप्शन ही नज़र आ रहा है। सिर्फ इसमें क्या किया, हाइड्रोजन को पहले लिख दिया है और आयरन क्लोराइड को बाद में लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। देखिए ये आपके 2011 का क्वेश्चन है। 2011 में पूछा गया कि लोहा जो है वो ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो ये आपका फेरिक ऑक्साइड बनाता है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। आपको समझना है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। अगर आप देख सकते हैं ABC, ये तीनों जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ये तीनों एक जातीय हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये अलग है। इसी क्वेश्चन को 2017 में चेंज करके इस प्रकार पूछा है, जैसे कि आप 23 नंबर में देख सकते हैं, इनमें से कौन विजातीय पदार्थ हैं। तो यहाँ देख लीजिए सेम ऑप्शन वही है, चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, सिर्फ नमक को यहाँ डाल दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस को हटा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है। तो आपको पहचानना है कि बुझा हुआ चूना क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना जो होता है वो आपका CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ए ऑप्शन हमको नज़र आ रहा है, तो ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 25 नंबर, ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए ग्लूकोज का एक फार्मूला होता है C6H12 और O6। अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो उससे आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी कभी फार्मूला ही पूछ लेता है, ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। आपसे यह भी पूछ रहा है तो परमाणु का बात कर रहा है, तो ऑक्सीजन के परमाणु जो होते हैं वो 6 होते हैं। अगर कार्बन का बात करता है तो कार्बन के भी 6 होते हैं, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता। यानी कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, यानी कि गोल्ड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है। देखिए दूध से दही बनना, अगर दूध जो है एक बार दही बन जाता है तो फिर दही से हम लोग दूध का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। इससे पहले हम लोगों ने संतुलित में देखा था Mg+O, क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड या MgO बन रहा था। देखिए ऑप्शन कहीं है तो ए नंबर हमें नज़र आ रहा है, तो मेरा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा MgO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ताप निकलता है, लेकिन ऊष्माशोषी में क्या होता है, ताप का शोषण होता है, लेकिन ऊष्माक्षेपी में ताप निकलता है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ताप का शोषण होता है, तो ऊष्माक्षेपी तो मेरा हो नहीं सकता। ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्माशोषी। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा उपचयन, क्योंकि हम लोगों ने उपचयन और अपचयन को देखा है अच्छे से कि उसमें ऑक्सीजन का योग होता है।
तो यहाँ क्या बोल रहा है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि उपचयन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम जल से संयोग कर क्या बनाता है? तो सोडियम को जब जल से संयोग किया जाता है तो वो आपका बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। देखिए 2012 का क्वेश्चन है और ए ऑप्शन मेरा यहाँ पे नजर आ रहा है, हम ए को टिक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो वो आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है। सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया ना, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। अब आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इसमें से क्या है। तो C6H12O6, इससे पहले अभी हम लोगों ने देखा था, तो ये ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ फिर पूछ रहा है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। इस बार क्या किया है, कार्बन पूछ रहा है ऑक्सीजन के जगह पे। कब का क्वेश्चन है ये देख लीजिए, 2018 से 2019 के बीच में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये मेरा डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान से ही देखें और उसको याद ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, देखिए ये आपके 2013, 15, 17, 19 हर बार पूछा गया है। तो संगमरमर का आपको बताना है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है CaCO3। अब मेरा 36 नंबर का क्वेश्चन है और जो कि आखिरी क्वेश्चन है। लाफिंग गैस का सूत्र, देखिए ये आपके 2014 का क्वेश्चन है जो पूछा गया कि लाफिंग गैस का सूत्र। तो लाफिंग गैस का सूत्र आपको याद कर लेना है दोस्तों, N2O होता है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।